हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय श्री महाकाल। ये हम लोगों की सीरीज अच्छी चल रही है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। हम इस वीडियो में जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वो रहेगा ग्रेविटेशन। एक सिंपल सा चैप्टर है और इसको हम लोग अच्छे से 0 टू एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। इस वाले वीडियो में आपको अच्छे से एक एक PYQ का सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, चाहे फिर वो IIT मेन का हो या फिर चाहे IIT एडवांस का हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं और क्या, चलो हेडिंग डालते हैं। सब लोग चैप्टर का नाम डालते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, तो चलो देखते हैं ग्रेविटेशन होता क्या है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जो थे न्यूटन बाबा जी। कौन थे? न्यूटन बाबा जी। न्यूटन बाबा जी। न्यूटन बाबा जी। तो न्यूटन बाबा जी चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के मर गए। उन्होंने कहा बोल 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 के एक बात ये बोले थे कि अगर एक मास m1 है और एक दूसरा मास m2 है, इस यूनिवर्स का कोई भी मास को इन्होंने पास में रखा और 2 साल देखते रहे ऐसे। तो इन्हें दो बातें समझ में आई। पहली बात ये थी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। 2 साल देखे हैं फिर बोले हैं कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी दो मास पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चल, तो इन्होंने न्यूटन में सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट के लिए इन्होंने बोला। अच्छा, कर दिए एक्सपेरिमेंट रहे थे केवल धरती के ऑब्जेक्ट के लिए, बोल नहीं है कि यूनिवर्स का कोई भी ना। तो सोचे कितने नॉलेजेबल होंगे। चलो, अपने वो का है, बने रहे नॉलेजेबल। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम लोग r मान लें तो पहले जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसका पहला पॉइंट लिखते हैं, इट इज गिवन बाय न्यूटन बाबा जी। बाबा जी का टुल्लू, बाबा जी। चलो, ये बाबा जी हैं। तो न्यूटन भाई, अब देखो इतनी उम्र होगी ना इनकी, तो बाबा जी तो बोल ही सकते हैं ना। चलो, रिस्पेक्ट के लिए। अब दूसरा, अगर ये मास m1 और m2 है तो उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स का कोई भी पार्टिकल किसी अदर पार्टिकल पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है और उस फोर्स का नाम इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स रखा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये जो m1 है वो m2 से कहता है पास आओ, लेकिन सेंटर टू सेंटर आओ। लेकिन सेंटर टू सेंटर आओ, पास तो आओ लेकिन सेंटर टू सेंटर आओ। देखो भैया, ये मास है, ये मास है, ये सेंटर है। तो ये पार्टिकल जो है ना वो सेंटर टू सेंटर पास बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर से उधर से, ना 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 ना, सेंटर टू सेंटर। तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो फोर्स है m1 और ये m2, तो ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के, ना बबुआ, m1 और m2 के। और साथ में बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना r, उसके स्क्वायर के रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो भैया, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर हम इनसे कहें तो इनसे सम्मिलित रिजल्ट हम लोग बता सकते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब फिजिक्स में कुछ रीति रिवाज होते हैं, फिजिक्स के भी अपने रीति रिवाज हैं। एक रीति रिवाज उनमें से ये है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। चलो लो भैया, ये हो गया फोर्स। इतना नोट करो, ठीक है। 2 पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए, इतना नोट करो, मिटा दें। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने
गुजरे जमाना हुआ, मेरा सफर तो वहीं पे है ठहरा हुआ। तुम्हें क्या बताऊं मेरे साथ क्या क्या हुआ। चल यहाँ तक हो गए। अब इम्पोर्टेंट वर्ड, सबसे बड़ी, आप हेडिंग डालें इन वेक्टर फॉर्म। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, चलो ये M1 है और ये M2 है। M1 M2 से कहता भैया हमारे पास आओ, M2 M1 से कहता भैया हमारे पास आओ, M1 M2 से कहता है हमारे पास आओ, M2 M1 से कहता है हमारे पास आओ। ये एक दूसरे को अपने पास बुलाते रहते हैं। तो जिस फोर्स से बुलाते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स हमेशा सेंटर टू सेंटर लगता है। ठीक है, तो जो M1 है M2 से क्या कहेगा, भैया पास आओ, भैया पास आओ, लेकिन सेंटर टू सेंटर है यो। M2 बोलो हाँ ठीक है, तुम हमें बुला रहे, तुम तुमके बोले हैं, तो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यही तो है। अगर इसका नाम हम 1 रख दें, इसका नाम 2 रख दें, और हम लोग इन वेक्टर फॉर्म हम लोग हेडिंग डालें इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम F12 की बात करें, F12 की बात करें, तो देखो वेक्टर में दो चीजें होती हैं। वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं, दो, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का भी हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूटन बाबा जी कह गए थे M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के ना। मेरा सफर तो वहीं पे है ठहर। अब डायरेक्शन, बड़े ध्यान समझना। 1 को कौन बुला रहा है, 2, तो 2 देख रहा है ना, तो 2 ऑब्जर्वर हो गया, किसको देख रहा है, इसको। तो जो रेडियल वेक्टर होगा ना बेटा, रेडियल वेक्टर वो इधर की तरफ होगा, तो R2 से 1 रेडियल वेक्टर R2 से 1। ये वाली बात समझ में आ रही है। R2 से 1 कौन देख रहा, 2, किसको देख रहा, 1 को। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के कारण, तो 2 देख रहा है ना। तो ये रेडियल वेक्टर कहाँ की तरफ हुआ, 2 से 1 ये ध्यान रखना है बेटा ना। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो डायरेक्शन की बात करें तो R21 हो जाएगा डायरेक्शन ना, नेगेटिव में। भाई F12 इधर की तरफ लग रहा है, रेडियल वेक्टर इधर की तरफ है, 2 देख रहा ना, जहां जो देखता है और जिसको देख रहा है वहां तक, देख रहा है जिसको देख रहा है वहां तक, ठीक है, उसको रेडियल वेक्टर बोलते हैं। तो ये रेडियल वेक्टर इस फोर्स के अपोजिट है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, रेडियल वेक्टर इधर की तरफ है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ रेडियल वेक्टर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, हम जानते हैं R21 वेक्टर में दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड इनकी बीच की डिस्टेंस और डायरेक्शन R21, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन बराबर लिख सकते हैं ना, R21 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई R। चलो भैया ये हो जाएगा -GM1M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और R21 की जगह पे हम लोग R21 वेक्टर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई R। ये हो जाएगा F12 बराबर -GM1M2 डिवाइडेड बाई R की पावर ये 3 हो जाएगा R21, ठीक है बेटा। जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे R की पावर 3 आता है, कितना आता है, R की पावर 3, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड में R की पावर 2 है, इस बात का ध्यान रखना। स्टार कर लो नीट वाले बच्चे, IIT वाले बच्चे स्टार कर लो कि जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, R की पावर 3 आता है, मैग्नीट्यूड में क्या आता है, R की पावर 2 आता है। ओके, नोट करो इतना। चलो हो गया नोट। अब ऐसे ही हम लोग F21 निकाल सकते हैं, F21 तो कितना आ जाएगा, -GM1M2 डिवाइडेड बाई R की पावर 3, और यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक बात थोड़ा सोच के देखो, क्या ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, ये दोनों फोर्स। इसमें अगर मान लो हम अगला पॉइंट लिखें, ये हो गया था आपका चौथा पॉइंट, अब पांचवा पॉइंट लिखें कि जो F12 है ये बराबर तो है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन के उलट पुलट है, उलट पुलट है, ये उलट है तो ये पुलट है, देखो ये उलट ये पुलट, तो एक दूसरे के उलट पुलट हो गए, तो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा ना। चलो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आपका F12 है
वो आपका बराबर होगा -F21 के। ठीक है, डन 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 डन। चलो, तो F12 मैग्नीट्यूड F21 के, तो मैग्नीट्यूड वाइज लिख दिया, नोट कर लो। मेरा सफर तो, अब हम लोग छठवां पॉइंट लिखते हैं यहीं पे, नोट कर रहे हो ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके ओके, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ये सब कुछ सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चल सब सही है ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। चलो देखो यहाँ पे, इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। क्यों करता है? न्यूटन तो दिया, तो न्यूटन ने तो दिया, तो ओबे तो कर ही, न्यूटन ने तो दिया ही, इधर ओबे नहीं करेगा तो न्यूटन मारेगा नहीं चप्पलों से। चलो, सातवां, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। जो सर कहा वो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव का होता है सर। देखो, कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा वर्क डन, जिनके द्वारा वर्क डन, वर्क डन फोर्स के द्वारा, जिनके द्वारा वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, दैट इज वर्क डन बाई इट, वर्क डन बाई इट पाथ इंडिपेंडेंट। मेरा सफर तो कहीं पे है ठहरा, आया। चलो राइट कर लो। ओके, क्या एक शायरी हो जाए, क्या एक शायरी हो जाए, क्या एक शायरी हो जाए। मेरा सफर तो वहीं पे है ठहरा हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। चल हेडिंग डालते हैं, आओ कुछ बातें जी के बारे में कर लें। काहे कि कुछ बच्चों के मन में होगा, सर ये जो जी लाए हो ये का है, का है, काय लिख दिए, तो काय लिख दिए, जाके बारे में बता काय नहीं रहे, जाके बारे में बता काय नहीं रहे, बताओ सर। तो लिख लो जी के बारे में, जी के बारे में चलो कुछ बातें करते हैं, चलो कुछ बातें करते हैं, बातों ही बातों में फसाना हो गया, वो मेरे और हम उनके हो गए। चल जी के बारे में कुछ बातें की जाए ना, तो सबसे पहले हम लोग जी का नाम रख देते हैं। जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पहला बिंदु लिखते हैं। अब दूसरा होता है इसमें 6.67 10⁻⁻8 न्यूटन की जगह डायन हो जाएगा, डायन होती वो, हाँ डायन यूनिट है, सीजीएस यूनिट है फोर्स का, ठीक है, डरना नहीं है। डायन आगे पे वो डायन होता है, डायन है, ये डाइन है, डाइन है, डाइन, ये डायन नहीं है। दूसरा, चलो भैया और क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखो हम तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, जैसे न्यूटन है तो न्यूटन का होता है mL/t-2। खैर ये कहना गलत है लेकिन मतलब कर सकते हैं। एन न्यूटन है mL/t-2, मीटर है L2 और किलोग्राम है तो ये m⁻², ये ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1 और ये हो जाएगा आपका L3 और t⁻²। ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं। अब जो जी की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होती है, जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ बॉडी एंड साइज ऑफ बॉडी एंड
मीडियम मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स, मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर दो पार्टिकल हैं m1 और दूसरा पार्टिकल है m2, इन दोनों के बीच में कोई मीडियम भी भर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो g के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, g के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वैल्यू ऑफ g नहीं बदलने वाली। ओके भैया, g इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ द बॉडी एंड साइज ऑफ द बॉडी, मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, सब कुछ क्लियर है। क्या कोई पॉइंट तय तो नहीं गया? चलो मिटा दें इसको, मिटा दूं, चार मेरा नाम मिटा दो, दुनिया से मिटा देंगे इसको, नाम निशान मिटा देंगे, मिटा दें, कह रहे हो तो मिटा दे रहे हैं। मेरा सफर तो वहीं पे है ठहरा हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। चलो अब हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, अगर इस यूनिवर्स में या दूसरे यूनिवर्स में या सपनों की दुनिया में कहीं पे भी दो मास पार्टिकल रखे हुए हैं m1 और m2, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये वाली बात न्यूटन बाबा जी बोल के मर गए थे। मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, ये वाली बात आपको पता है। तो m1 m2 को एक फोर्स से खींचता है, उस फोर्स को अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहें तो g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर के। ओके ओके ओके, अच्छा तो लग रहा है भैया। पहला, इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप कुछ और समझ रहे हो तो इसका मतलब गलत फहमी भी होता है, जो सबको रहती है। चलो, सबको रहती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। Gravitational force is attractive in nature, while magnetic force and electric force are attractive or repulsive in nature, attractive and repulsive in nature। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दूसरा पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लिख रहे हैं हम, ठीक है। जो न्यूटन बाबा जी बोल गए थे वही हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करवे तो बैठे नहीं हैं। कब तुमने देखो है कि भैया कि दो मास पार्टिकल रखे हैं, अभी एक दूसरे से चिपक रहे, कब देखो है तुमने? हमारी क्लास में तो चिपकाते थे। अरे गधे, सही कह रहे तुम। चलो ओके, आगे चलते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट from medium between particles, m1 m2, इनके बीच में पहले एयर भरी हुई है, एयर। तो ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है F। अगर हम मीडियम चेंज कर दें m1 और m2, अगर हम लोग मीडियम चेंज कर दें बबुआ, अगर हम मीडियम चेंज कर दें, यहाँ पे क्या भर दें? केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, क्या भर दें? बोलो। पेट्रोल भर दे रहे हैं? नहीं सर, आग नहीं लगानी है। ठीक है, तो पानी भर दे रहा है, पानी चल जाएगा, पानी तो तुम्हारे पास होगा, तब भी फोर्स F ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स में आप मीडियम बदलेंगे तो फोर्स बदल जाएगा, इसमें वही रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो तीसरा, इट होल्ड गुड फॉर वाइड रेंज। मतलब अगर दोनों पार्टिकल चिपक के रखे हैं तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स रखेंगे, दूर रखे हैं तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक यहाँ पे एक अनंत पे रखा है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक यहाँ पे एक सपनों की दुनिया में रखा है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे। समझ रहे हो? चल नोट कर लेते हैं।
ठीक है, अगला चौथा पॉइंट लिखते हैं, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स, फोर्स मतलब इट एक्ट्स along line joining the center of particle, पांचवा। अगला पॉइंट लिखते हैं, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। छठवां, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब होता है वर्क डन बाई इट, वर्क डन बाई इट independent from path, ठीक है। नोट कर लो भैया जल्दी से। नोट हो गया? रिकॉर्डिंग हो रही है, मजा आ रहा है? चलो ऐसे ही मजे लेते रहो। 6 पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए हैं, 7वां लिख ले रहे हैं। ग्रेविटेशन में इट ओबे, अगला 7वां है इट ओबे, ओबी की स्पेलिंग ओबी भाई, ओबी, इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन ही तो बताए थे, फॉलो नहीं करता तो न्यूटन जूते से ना मारते। चलो भैया जूते से बचना है तो फॉलो करना है कि भैया जिनने पैदा करवा की बात मान नहीं पा रहे। 8वां और क्या हो सकता है, कंजर्वेटिव हो ही गया ना, और वीकेस्ट फोर्स हुई है। अगर मान लो एफ जी अपॉन एफ ई निकालें तो एफ जी जो होता है लगभग 10⁻⁻43 एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स का 10⁻⁻43 मतलब ना के बराबर। अच्छा ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। ये इन जनरल डेटा है, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। सिर्फ कभी कभार आपका एफ जी भी ज़्यादा होता है एफ ई से, ठीक है सिचुएशन। लेकिन एक इन जनरल कंपेयर करते हैं कि भाई 1 मीटर पे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो कंपेयर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलो बाद में डिटेल में हम लोग देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9वां पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं। चलो, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया। ओके भैया, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है, छोटा सा पॉइंट होगा तभी वैलिड है, बड़े बड़े पॉइंट के लिए नहीं है सर। लेकिन तो ये तो सूरज और पृथ्वी के बीच में लगता है, सूरज और पृथ्वी का छोटे छोटे पॉइंट है ना। लेकिन जब हम डिस्टेंस लेते हैं सूरज और अर्थ की, सन और अर्थ की, जब डिस्टेंस लेते हैं तो उस डिस्टेंस के हिसाब से इनको हम पॉइंट साइज मानते हैं, ठीक है। मान लो जैसे तुम्हारा बाबू है, बाबू को तुम पास से देखोगे तो बाबू बड़ा दिखाई देगा, और जब जैसे जैसे दूर जाओगे बाबू छोटा होता जाए, 1 किलोमीटर से देखो बाबू को दिखाई देगा, चिनमुनिया से दिखाई देगा, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। राइट कर लो, इसको मिटा दें। 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन कर ले रहे हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया फूलों की कलियां, बागों की गलियां, ये रंग रलियां पूछ रही हैं क्या, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। चलो भैया क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सर क्या हम जीएफ लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को? हाँ तो बिल्कुल आप जीएफ लिख सकते हैं। चलो ये m1 इज इक्वल टू 2 kg है, ये m2 इज इक्वल टू 3 kg है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है, ठीक है।
तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 10 टू द पावर -11, m1 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी है 3 और ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर -11। क्या इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? हाँ सर। क्या आपके पास कैलकुलेटर है? हाँ सर मेरे पास कैलकुलेटर है। तो आप ओपन नहीं करना, मैं ओपन करूंगा क्योंकि मैं टीचर हूँ। मैं अनपढ़ भी रह जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं, तुम अनपढ़ ना रहो। चलो भैया कहाँ रख दो कैलकुलेटर? कैलकुलेटर आ जा 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 लग गया। नालायक कहीं का मिल ही नहीं रहा, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा। चला ना, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 7 छंग 42, 4 निकल काट लो, 2 3 जा 2 8 जा, 30 21, 3 18 19 20, 3 18 18 19 20, अरे वाह बटे 8 इंटू 10 टू दी पावर -11। जीरो हटा दो, क्या दिक्कत है? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो लगभग 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन बराबर आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके घर के लिए ले रहे हैं, करते रहना। m1 इज इक्वल टू 8 kg लिया है, m2 इज इक्वल टू 9 kg लिया है, डिवाइडेड बाई, और ये आपके 6 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। आपको बताना है कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब GF की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और इसमें अट्रैक्टिव बेटा देखो हमने ये तो बताया है, साथ में अट्रैक्टिव इन नेचर भी तो लिखना होगा ना। अट्रैक्टिव इन नेचर, डायरेक्शन भी तो देनी होगी ना। जब भी क्वेश्चन करते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो द डायरेक्शन इज मस्ट कंपलसरी। ओके, इतनी इंग्लिश में पहली बार बोलूँ। अरे बोलता रहता हूँ, ऐसी बात कर रहे हैं। चलो तो देखो बेटा, अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानना। कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो अच्छे से बने, आपको एक अच्छा नॉलेज मिले और एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्लियर करते हुए चले ना। और बाकी की जो भी बातें आपको कहनी है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, और आपके कमेंट रियल में मोटिवेट करेंगे ना। तो आप लोग कमेंट करते रहें और जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चला जाए, मन तो नहीं करता है छोड़ने का, लेकिन अगला वीडियो आएगा ना इसलिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड जय श्री महाकाल।